देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन होता क्या है बेसिकली? ये है सुपीरियर और ये है सबऑर्डिनेट। जब सुपीरियर यानी जिसको हम सीनियर बोलते हैं और सबऑर्डिनेट मतलब जिसको हम जूनियर बोलते हैं देसी भाषा में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी यानी काम करने की पावर, कि भैया मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूं, आप इस काम को कर सकते हो। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को, इसको हम कह सकते हैं सुपीरियर एंड दिस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है और जो सबऑर्डिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड अकाउंटेबल होता है जो भी काम उसको दिया जाता है उसके प्रति। यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है और जो सबऑर्डिनेट होता है वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होता है सुपीरियर को। अकाउंटेबल का मतलब होता है बेटा आंसरेबल। ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डेलीगेशन। बात समझ आ गई? डेलीगेशन क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड डेलीगेशन। क्लियर हो गया? अब कॉन्सेप्ट आता है, ये जो डेलीगेशन होता है उसके अंदर में 3 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एक अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी जो होती है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, AUTHORITY। अथॉरिटी जो होती है वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करती है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो अपवर्ड फ्लो करती है, यानी कि जूनियर से सीनियर की तरफ जाती है, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ मूव करती है। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी अपवर्ड फ्लो करती है। बात समझ आ गई? अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, ये आती कैसे है? देखो, जब पोजीशन किसी की डिसाइड होती है उस पोजीशन की वजह से अथॉरिटी आती है।
जब भी किसी भी पर्सन को कोई पोजीशन मिलती है, उस पोजीशन की वजह से क्या आती है? अथॉरिटी। इस अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही अकाउंटेबिलिटी आती है। सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। पोजीशन की वजह से अथॉरिटी आती है, अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है। इज दैट क्लियर नाउ? डेलीगेशन समझ आ गया आपको? डेलीगेशन क्या होता है? ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। देखो ये ज़रूरी भी है, अगर आप अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो आप सारे काम खुद तो कर नहीं सकते। किसी ना किसी को आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, किसी ना किसी को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, ताकि वो ऐसे काम कर सके जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ताकि आपका सारा फोकस किस पर हो सके? इम्पॉर्टेंट काम पर हो सके। इज दैट क्लियर नाउ? पक्का? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों एलिमेंट क्लियर हो गए आपको? अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड, और अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। पोजीशन की वजह से अथॉरिटी आती है, अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है। ये चार्ट आप ज़रूर बना लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। चलिए अब डेफिनेशन को ज़रा प्रॉपर तरीके से एक बार समझते हैं, ये डेफिनेशन है क्या। डेलीगेशन क्या होता है? डाउनवर्ड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। जब कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफ़र करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेलीगेशन। It is a prerequisite to the efficient functioning of an organization. देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एफिशिएंटली फंक्शन करना है, एफिशिएंसी निकालनी है, प्रॉपर काम करना है, तो ये प्रायर रिक्वायरमेंट है। मैं बोलूँगा ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप अपनी अथॉरिटी अपने जूनियर को नहीं दोगे तो सारे बेफजूल के काम आप ही करते रहोगे। जब सारे काम आप करोगे तो आपका फोकस उन कामों पर भी जाएगा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है या जो लेस इम्पॉर्टेंट है। इसलिए डेलीगेशन को हम फर्स्ट स्टेप मानते हैं। इट इज़ ए प्री रिक्विजिट, यानी कि प्रायर रिक्वायरमेंट होती है डेलीगेशन की। इट एनेबल्स अ मैनेजर टू यूज हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़, यानी कि डेलीगेशन करने से जो सुपीरियर है वो जो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर फोकस कर पाएगा। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकग्निशन and provides them with the opportunities to develop and exercise initiative. देखो ये एक बड़ा फ़ायदा भी है, जब हम किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। जब कोई सुपीरियर किसी सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो सबऑर्डिनेट को भी लगता है कि भाई मेरी वैल्यू है, मुझे पावर दी गई है काम करने के लिए, मेरे पास भी पावर है काम करने की। तो उसकी जो एक नीड होती है रिकग्निशन की, रिकग्नाइज करने की, उसको भी पहचान मिलती है और उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, इनिशिएटिव ले सके, अपने डिसीजन खुद ले सके। तो इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकग्निशन एंड प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। तो डेलीगेशन को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन। एस से सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड्स, टी से ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, E से enables the manager on high time priority activities, P से prerequisite of efficient management। बेटा ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कभी भी डेलीगेशन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कॉन्सेप्ट तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इट सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड, T से ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, E से enables the manager on high time priority activities, और P से प्री रिक्विजिट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन। अब आते हैं 3 एलिमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किए थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पहला एलिमेंट है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मीनिंग होता है राइट टू कमांड, यानी कि
कमांड करने का जो राइट होता है उसको पावर कहते हैं, उसको अथॉरिटी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। जब आप ऑब्लाइज करते हो, अपनी जिम्मेदारी को समझते हो, अपनी ऑब्लिगेशन समझते हो, उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क। अगर आपको कोई काम दिया गया है, असाइन किया गया है, तो आप उसको ऑब्लाइज करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम्स ऑफ द असाइंड टास्क, यानी कि आंसर देना, काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम अकाउंटेबिलिटी। तो मतलब क्लियर हो गया आपको अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी का? इज दैट क्लियर? अब आता है डेलीगेशन। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी कि आप अपनी अथॉरिटी किसी को दे सकते हो। एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, कैनॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, यानी कि आप अपनी पूरी जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं सौंप सकते। भले ही आपने सारा काम अपने जूनियर को यानी सबऑर्डिनेट को दे दिया, तो भी आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कोई भी हादसा होता है, कोई भी कुछ होता है, तो डिपार्टमेंट तो रिस्पॉन्सिबल होता ही होता है। उस राज्य का जो सीएम है वो भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, जबकि सीएम ने वो जो जिम्मेदारी है किसी ना किसी डिपार्टमेंट को दी होती है, बट स्टिल सीएम यानी चीफ मिनिस्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। कैनॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, यानी वो अपनी जिम्मेदारी को किसी दूसरे पर पूरी की पूरी नहीं सौंप सकता। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, कैनॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, यानी कि आंसरेबिलिटी तो आप किसी और को दे ही नहीं सकते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ही को उसका आंसर देना पड़ेगा, राइट? अब आता है ओरिजिन, यानी कि अथॉरिटी कहाँ से आती है। अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। मैंने आपको चार्ट में स्टार्टिंग में समझाया था कि पोजीशन की वजह से अथॉरिटी आती है, अथॉरिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी आती है। यानी अगर हम कहें कि अकाउंटेबिलिटी का ओरिजिन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन क्या है, अथॉरिटी, और अथॉरिटी का ओरिजिन क्या है, पोजीशन। फॉर्मल पोजीशन जो आपको दी जाती है उससे अथॉरिटी आती है। अब फ्लो की बात करते हैं। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मैंने आपको चार्ट में भी समझाया कि जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है, और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है। इट फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। आई होप आपको ये तीनों एलिमेंट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अथॉरिटी का मतलब क्या है, क्या चीज़ डेलीगेट की जा सकती है और कहाँ से अराइज होती है, और इसका फ्लो क्या होता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजर गेट्स मोर टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। बिल्कुल ठीक बात है, इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जा सकता है। अगर आप डेलीगेशन कर रहे हो तो मैनेजर्स को बहुत टाइम मिल जाता है कॉन्सेंट्रेट करने का। जब मैनेजर्स को बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेट करने का, तो वो जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उस पर फोकस कर पाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा होता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, यानी एम्प्लॉय को भी अपनी टैलेंट को निखारने का मौका मिलता है। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी देता है तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी मिलती है, और एक सबऑर्डिनेट को भी मौका मिलता है इनिशिएटिव लेने का, अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने का, डेवलप करने का, और दिखाने का कि देखो मेरे में भी कैपेबिलिटी है। तीसरी इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन आती है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है इसके अंदर में। देखो जब आप पावर देंगे किसी को, उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा ना। तो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। व्हेन ए सुपीरियर एंट्रस्ट अ सबऑर्डिनेट विद ए टास्क ही फील्स एनकरेज्ड।
जब भी हम एक सुपीरियर किसी सबऑर्डिनेट को कोई टास्क देता है तो उसको भी अंदर से बड़ी खुशी होती है कि मेरे को यार एक काम करने को दिया गया है, मेरे को भी इस लायक समझा गया है कि मैं जिम्मेदारी को निभा सकूं। तो बड़ा एंकरेज फील करता है एंड ट्राइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस फर्दर, और वो अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। अगला फायदा आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज प्ले सिग्निफिकेंट रोल्स इन लॉन्च ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। देखो, जब आपके एम्प्लॉयज़ को आप जिम्मेदारियां देंगे तो उसको अच्छा परफॉर्म करेंगे, फिर आप उनको और जिम्मेदारी देंगे, वो और अच्छा परफॉर्म करेंगे, धीरे धीरे वो हायर लेवल पर मूव करते हैं। और जब ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हो जाते हैं तो वो किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उनको डेलीगेट कर चुके होते हो अथॉरिटी, बहुत सारे काम वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके होते हैं। आपने MDH का नाम तो ज़रूर सुना होगा। MDH के मसाले आते हैं। आप में से कोई जानता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आज MDH बहुत अच्छी ग्रोथ पर है और बहुत ही पूरे वर्ल्ड में सारी जगह पर इनके मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको मैं बता दूं, MDH के जो ऑनर हैं वो दिल्ली में जब आए थे आफ्टर पार्टीशन, यानी कि जब आज़ादी मिली थी और पार्टीशन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब वो लाहौर से दिल्ली आए थे। तो दिल्ली में आकर के उन्होंने तांगा चलाना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने पुश्तैनी काम अपना मसालों का दोबारा से यहाँ शुरू किया और फर्म का नाम रखा MDH, जिसकी फुल फॉर्म है महाशया दी हट्टी। जी हाँ, MDH की फुल फॉर्म है महाशया दी हट्टी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो कंपनी भी बिना डेलीगेशन के ग्रो कर सकती थी? नॉट एट ऑल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो उसको डेलीगेशन तो करना ही पड़ेगा। Basis of management hierarchy establishes superior subordinate relationship. Authority decide the power that each job position can enjoy. मतलब हायरार्की क्या होता है? पहली बात तो ये हायरार्की होता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि टॉप लेवल पे कौन आएगा, मिडिल पे कौन आएगा, और सब लोअर लेवल पे कौन आएगा, सुपरवाइजरी लेवल पर कौन आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब सुपीरियर कौन होता है? जो अथॉरिटी देता है। सबऑर्डिनेट कौन होता है? जो अथॉरिटी लेता है। दोबारा बोलूं, जो अथॉरिटी देता है वो सुपीरियर होता है, जो अथॉरिटी लेता है वो सबऑर्डिनेट होता है। और इस लेन देन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डेलीगेशन। तो यानी कि अब अगर हमें ये पता करना हो कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, तो हम डेलीगेशन के प्रोसेस से बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। और दैट इज कॉल्ड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। इट एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अथॉरिटी डिसाइड द पावर दैट ईच जॉब पोजीशन कैन एंजॉय। तो यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि अथॉरिटी कौन एंजॉय कर रहा है, जिसकी जो पोजीशन होगी वो उस अथॉरिटी को एंजॉय करेगा। तो दिस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फिर एक और इंपॉर्टेंस आती है बेटर कोऑर्डिनेशन। इट अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। दैट इज क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क बीइंग डन एट वेरियस लेवल्स। ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज खत्म हो जाती है जब आप अथॉरिटी डेलीगेट करते हो, तो आप साथ साथ जिम्मेदारियां भी डिसाइड करते हो। तो इसका मतलब सबको पता है कि हमें कौन सा काम करना है। जब सबको मालूम होगा एम्प्लॉयज़ को कि हमें कौन सा काम करना है, उनके पास कौन सी पावर है, कौन सा काम उनकी पावर में आता है, कौन कौन से काम उनकी जिम्मेदारियों में आते हैं, तो उससे ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट खत्म हो जाता है। इससे बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाती है वेरियस लेवल्स पर, और सब लोग अपने काम को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन के फ़ायदे कह सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस कह सकते हो। इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन, फैसिलिटेशन, मैनेजमेंट हायरार्की एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। तो अब आप मेरी बात को मानते हैं कि क्या MDH कंपनी बिना डेलीगेशन के आगे चल सकती थी? नहीं। MDH ने भी अपने CEO को डेलीगेट किया होगा अथॉरिटी को, फिर उन्हें फर्दर अथॉरिटी डेलीगेट की होगी। एंड दिस इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। देखिए आपके सामने पिक्चर है, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, मैंने गूगल पे सर्च किया था, मुझे मिली है। महाशया दी हट्टी रजिस्टर्ड, और इसमें आप देख सकते हैं MDH की फुल फॉर्म महाशया दी हट्टी।
बहुत पुरानी पिक्चर है। MDH CEO, M से मोटिवेशन आता है, D से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है, H से हायरार्की का बेसिस होती है डेलीगेशन, C से कोऑर्डिनेशन आता है, E से इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है और O से ऑफर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। MDH, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इज दैट क्लियर नाउ? नोट कर लीजिए इसको बेटा, क्योंकि एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, MDH CEO, M से मोटिवेशन, D से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, H से हायरार्की बेसिस, C से कोऑर्डिनेशन, E से इफेक्टिव मैनेजमेंट और O से ऑफर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। राइट, आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू। तो डेलीगेशन समझ आ गया, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और इसके 3 एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद हमने किया इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, दैट इज MDH CEO। प्लीज़ इसको नोट कर लेना बेटा और बार बार रिकॉल करना है, MDH CEO, MDH CEO, MDH CEO, ताकि आप इसके इंपॉर्टेंस को अच्छे से लर्न कर सके बेटा। ठीक है, टेक केयर, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बच्चे।